Now today onwards we are starting with a new topic, bills and accommodation bills. This topic you have done in 12th standard also, but you have not done it seriously because इसके साथ में choice में तुम्हारे पास दूसरा topic था, तो तुम लोग ने थोड़ा सा seriously नहीं किया. Yes, what I was saying that you have not done this topic seriously, but अभी हमारे पास यहाँ पे कोई choice नहीं है. You have to do all the topics thoroughly. Bills ही नहीं है, simple bills के साथ accommodation bills भी. Now before I start with this topic, just understand what is this topic about. What entry we pass when we sell goods on credit basis? We pass the entry debtors account debit to sales. For credit sales entry is debtors account debit to sales. Let's suppose 10,000 का हमने sales किया. Now we have to collect money from debtors. हम लोग debtors से पैसा मांगते हैं. अगर डेटर हमको पेमेंट कर देता है, इफ डेटर मेक्स द पेमेंट, देन व्हाट एंट्री वी पास? यस, अगर डेटर हमको पेमेंट कर देगा तो हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. मनी इज कलेक्टेड, डेटर्स अकाउंट इज क्लोज्ड. बट ये जो डेटर है ना, हमको आज पेमेंट नहीं कर रहा, ये बोलता है आई वॉन्ट सम टाइम, मेरे को 3 महीने का टाइम दे दो, आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 3 months. तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, तेरे को 3 महीना लेना है ले ले, बट मेरे को एक पेपर पे लिख के दे दे. यू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. इनफैक्ट यू डोंट राइट, आई विल राइट दैट आई हैव सोल्ड गुड्स टू दिस पर्सन एंड ही हैज एग्रीड टू मेक द पेमेंट आफ्टर 3 months. मैं डेट डालूंगा आज की, और कौन से डेट को तुम पेमेंट करने वाले हो वो डेट डालूंगा, and I will give it to you, just you sign it, accept and sign it, और मेरे को वापस से दे दो. So मेरे पास प्रूफ रहेगा कि 3 महीने के बाद तुम मेरे को पेमेंट करो. So you are telling me that you are going to make me payment after 3 months, that's okay, but give it in writing. So मैंने एक piece of paper पे write up बनाया, उसको दिया, उसने साइन करके दे दिया. So instead of receiving cash, now have I received cash or I have written that I've got that written document? वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या बोलेंगे उसको? सो मेरी एंट्री पास होएगी, इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट डेबिट आई विल से
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब वो पेपर साइन करके मेरे को देगा, आई विल पास एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब वो 10,000 का रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इट इज? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग हर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो हमको राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर देता है। एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट विच गिव्स मी राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये बिल रिसीवेबल कितने महीने के बाद वो मेरे को पैसा देगा? 3 मंथ्स के बाद। तो ये 3 मंथ्स के बाद में जब वो मेरे को पैसा दे देगा ना, कैश दे देगा ना, तब मैं एंट्री पास करूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वो रिटर्न पीस ऑफ पेपर में उसको दे दूंगा, ले तेरा पेपर है तू संभाल, मेरे को मेरा कैश मिल गया। तो बोलो ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट से आई गेट राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। मेरे पास राइट टू रिसीव कैश है इन फ्यूचर। सो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जब मेरे को पैसा वो मिलेगा 3 महीने के बाद, तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन इसके एक और फायदे हैं। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट लेने का एक फायदा और है, ये मेरे को मेरे कस्टमर से मिला। कस्टमर 3 महीने के बाद पेमेंट करने वाला है, मैं 3 महीना रुकने को तैयार नहीं हूं। तो ये जो मेरे को बिल है, मेरे को आज ही पैसा चाहिए, तो मैं मेरे बैंक के पास गया, आई हैव गॉन टू माई बैंक, और बैंक को मैंने बोला मेरे पास एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। माई कस्टमर हैज एग्रीड टू मेक द पेमेंट टू मी आफ्टर 3 मंथ्स 10,000 रुपीज, बट आई वॉन्ट मनी टूडे। सो बैंक बोलते तो हम क्या करें? बोला आप हमको आज पैसा दे दो, मेरा कस्टमर आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर देगा। 3 महीने के बाद कस्टमर मेरे को पेमेंट करने वाला है ना, मेरे को नहीं करेगा, मैं उसको बोल दूंगा डायरेक्टली ही विल मेक पेमेंट टू यू। सो यू परचेज दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है। यू परचेज दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बैंक बोलता है ठीक है, अब ये बिल हमको दे दो। अब ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया, और बैंक मेरे को कितना रुपया देगा? हाँ, बैंक ने 500 रुपया डिडक्ट कर दिया, बोलता है इंटरेस्ट। हमको तो 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, हम तो तुमको आज दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ना। तो बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया। अच्छा, बैंक ने तो इंटरेस्ट डिडक्ट किया, लेकिन अपना तो पैसा टूट गया ना। अपना कितना टूट गया? हाँ, तो हम लोग बोलेंगे हमारा पैसा डिस्काउंट हो गया। जो हमको मिलना चाहिए था ना 10,000 रुपीज, हमको कितना मिला? हमको 9,500 ही मिला। सो अवर मनी इज डिस्काउंटेड, अवर मनी इज डिस्काउंटेड। वैसे जब हम लोग बैंक को ये बिल बेचते हैं ना, और बैंक से जो पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल डिस्काउंटिंग। सो नाउ ऑन द ड्यू डेट, 3 महीने के बाद, माई कस्टमर विल मेक पेमेंट टू मी और टू द बैंक? टू द बैंक डायरेक्टली। सो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट द सेम टाइम क्या है? हाँ, नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने तुमको दिया, तुम किसी और को दे सकते हो। मैं तुमको बताता हूं, ये देखो, एक पूरा सीक्वेंस बताता हूं। हमने गुड्स बेचा राम को, वी सोल्ड गुड्स टू राम। सो व्हाट एंट्री वी पास्ड? अब राम से पैसा लेने का है। राम हमारा कस्टमर है, हम लोग है श्याम, वी आर श्याम। हमने एक पेपर पे लिख के दिया कि हमको राम से पैसा लेने का है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, एंड राम हैज एग्री टू मेक द पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। राम ने पेपर पे साइन करके हमको दे दिया, ये रहा राम। क्योंकि हमने पेपर पे लिखा था, पेपर पे लिखने का काम, वो डॉक्यूमेंट बनाने का काम हमारा है, तो हम लोग सेलर के साथ क्या बन गए? बोलो बोलो, क्या बन गए? ड्रॉवर। और राम परचेज के साथ, बायर के साथ क्या बन गया? ड्रॉई बन गया, क्योंकि उस पर बिल ड्रॉ हुआ है। उसने साइन करके ये बिल मेरे को दे दिया, आई रिसीव दिस बिल, साइन करके बिल मेरे पास आ गया,
अब मेरे को पेमेंट करना था रमन को। रमन इज माई सप्लायर, इससे मैं गुड्स लेता हूं, तो मेरे को इसको पेमेंट करना था। अगर मैं पेमेंट करता तो एंट्री क्या पास करता, रमन टू कैश। लेकिन मैंने रमन को क्या कर दिया, मैंने रमन को ये वाला ही सेम बिल जो राम का साइन करके बिल आया था वो बिल दे दिया। सो मैंने ये मेरा बिल किसको दे दिया, राम को, सॉरी रमन को। और मैंने अब रमन को बोल दिया 3 महीने के बाद राम विल कम टू यू एंड मेक पेमेंट टू यू। हैव यू गॉट इट? सो मेरे को जो पैसा देने का था मेरे बिहाफ में कौन दे देगा, राम। अच्छा रमन को, रमन बोलता है मेरे को तो पैसे की जरूरत आज है। रमन गया अपने बैंक के पास और ये बिल भेज दिया बैंक को। 10,000 का बिल अब किसके पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा है। और बैंक ने रमन को कितना दिया, 9,500 रुपीज ही दिया, बराबर ना। कितना पैसा काट दिया, ये बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट किया, लेकिन अपना तो पैसा डिस्काउंटिंग हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो हम लोग बोलते हैं प्रोसेस को बिल डिस्काउंटिंग। अच्छा जब भी हम लोग ने रमन को बिल दे दिया था तब ये ट्रांसफर ऑफ बिल टू सप्लायर था ना, ट्रांसफर ऑफ द बिल टू अवर क्रेडिटर, अवर सप्लायर, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। और रमन ने जाके जब बैंक को बेचा तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंटिंग। अभी ऑन द ड्यू डेट सबसे पहले हमने ड्यू डेट पे बोला था राम को तुम जाके दे देना रमन को, रमन और हिज ऑर्डर, यू पे टू रमन और हिज ऑर्डर। ये कस्टमर तो हमारा है ना, तो हमने राम को बोला ऑन द ड्यू डेट नाउ यू पे मेक द पेमेंट टू रमन और हिज ऑर्डर। लेकिन रमन बोलता है मेरा ऑर्डर है, ये पैसा तुम किसको दे दो, बैंक को दे दो। बोलो बच्चों समझा गया। सो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होता है उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं उसको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है अगर उसमें राइट टू रिसीव कैश है या ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। एक पार्टी के लिए राइट टू रिसीव कैश और दूसरे पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन टू पे कैश। समझा क्या नहीं, जो बायर है उसको कैश पे करना है और जो सेलर है उसको कैश रिसीव करना है। सो कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तभी बनेगा अगर उसमें ये दो एलिमेंट मिलेगा, that is there is an obligation to pay cash for one party and right to receive cash in future, obligation to pay cash in future or right to receive cash in future for other parties, a financial instrument. So I start the topic with this introduction. मेरा टॉपिक चालू होता है, लिखोगे सब लोग हेडिंग, एक नया पेज ले लो, ऑन द रेड लाइन राइट बिल्स एंड एकोमोडेशन बिल्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट वेरी रेगुलर इन एग्जाम्स। जैसे मैंने पहला टॉपिक बिल्स ये बैंक रिकंसिलेशन बोला था, इट्स रेगुलर टॉपिक, आता ही आता है, रेक्टिफिकेशन आता ही है, डेप्रिसिएशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली दे आर, स्टॉक वैल्यूएशन रिकंसिलेशन भी आता है। ये रेगुलर टॉपिक नहीं है बट आ सकता है एग्जाम। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, वी कैन नॉट लीव एनीथिंग। इसके नीचे लिखोगे पॉइंट 1, नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो डे बिफोर यस्टरडे लाइट चले गई थी, उस दिन मैं क्लास में ये टॉपिक कराने के मूड में था, लेकिन फिर मैंने देखा आज लेक्चर छोटा है तो आई हैव स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वन स्मॉल टॉपिक, कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो हमने खत्म कर दिया। अब ये टॉपिक आराम से करेंगे, टाइम लगा के करेंगे। इसमें जीएसटी के भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं, क्योंकि एग्जाम में जीएसटी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हम लोग ने। सबसे पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ। तुम लोग ने ना 12th स्टैंडर्ड में किया था, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। क्या डेफिनेशन किया था, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लेकिन मैंने बदल दिया, डेफिनेशन को बदल दिया थोड़ा सा। क्या बोला, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट इज व्हाट, इन राइटिंग। इन राइटिंग लिख के देना है ना, अपने को लिख के साइन करवाना है ना कस्टमर्स के पास से। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जहां पे हम एक अनकंडीशनल ऑर्डर देते हैं। हमारे कस्टमर को कोई कंडीशन नहीं है, गुड्स बेचा, गुड्स का पैसा चाहिए। एक कंडीशन नहीं आएगा और गुड्स दोगे तो पैसा दूंगा पुराना। देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर गिवन बाय द पर्सन इज नोन एज व्हाट, ड्रॉअर मींस द सेलर, एंड गिवन टू अ पर्सन नोन एज व्हाट, ड्रॉई मींस द बायर।
to pay a fixed amount on a fixed date, a certain amount on a certain date. कोई भी बिल अगर ड्रॉन एंड पेएबल इन इंडिया है तो इंडियन बिल है, बट अगर ड्रॉन एंड पेएबल इन फॉरेन कंट्री है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन बिल. बिल ड्रॉन एंड पेएबल इन इंडिया इज एन इंडियन बिल. ड्रॉ इंडिया में हो गया तो इंडियन बिल है. सो फिर उसके बाद आगे देखो मैंने कुछ टर्म्स भी दिए हैं, फीचर्स भी दिए हैं, टर्म्स भी दिए हैं. फीचर्स क्या है, पहला फीचर बोलो क्या, इट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए. राइटिंग में होना चाहिए, ओरल ही नहीं होना चाहिए. ओरल डिस्कशन नहीं, लगी शर्त नहीं, बेट नहीं लगा रहे हम लोग, प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना रहे. वो जो शर्त लगाते हैं वो डेरिवेटिव होता है, मैथ्स वाला नहीं. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखोगे ना डेरिवेटिव्स, शर्त लगाते हैं, प्राइस डिफरेंस पे कमाते हैं. एक शर्त लगेगी, सामने बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग में 1 साल के बाद एक फ्लैट 1 BHK का 60 लाख में ले जाना मेरे से. तुम बोलोगे सर क्या बात करते हो, अंदर ही स्टेशन पे है, 1 BHK भी नहीं मिलेगा 60 लाख में. मैं बोलता हूं मेरे से ले जाना. लगी शर्त, लग गई शर्त, लाख रुपए दे, एक प्रीमियम भर. ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए गिव मी 1 लाख रुपीज. तुम दिया तुमने 1 लाख रुपया. शर्त लगाने के या तो वो छोटा सा अमाउंट होता है या कोई अमाउंट नहीं होता. या तो शर्त ऐसी लग जाती है, आज विराट कोहली 100 रन मारेगा, 1000 रुपए की बेट लग गई, कोई उसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, 100 मार देगा तो मिल जाएगा 1000 रुपया. विराट कोहली के अपने कंट्रोल में नहीं, वो अपना गेम अपने आप खेलता है. सो जिसपे शर्त लगाई है उसको बोलते हैं अंडरलाइंग आइटम. क्या बोलते हैं उसको, और वो अपने कंट्रोल में नहीं होता. और वो अच्छा या बुरा, उसके परफॉर्मेंस पे हम लोग फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में आ सकते हैं. 100 रन बना दिया तो फेवरेबल कंडीशन, पैसा मिलेगा. अनफेवरेबल तो देना पड़ेगा. वो जो 60 लाख रुपए की अपन ने शर्त लगाई, 1 साल के बाद तुम आओगे मेरे पास, अगर वो सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट अगर तुमको 50 लाख में मिल रहा है तो मेरे पास नहीं आओगे, क्योंकि अपनी तो शर्त 60 लाख रुपए की. तुम मेरे पास आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का बना हुआ है, 60 लाख. अगर 50 लाख का मिल रहा है तो बिल्डर के पास से ही जाके ले लोगे, और तुम बोलोगे जो प्रीमियम का 1 लाख रुपया दिया गया हो, तुम बिल्डर के पास से ले लोगे. तुम बोलोगे अपना तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर के साथ, सर के पास जाएंगे तो 60 लाख देना पड़ेगा, तो क्यों मैं 10 लाख रुपए का घाटा करूं, मैं सीधा बिल्डर के पास जाके ले लेता हूं. लेकिन अगर फ्लैट की रेट 70 लाख हो गई तो तुम आओगे मेरे पास, बोलोगे लाओ अपना कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख रुपया दिया था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लाओ लेके आओ, 60 लाख में फ्लैट दो. तो मैं जाऊंगा 70 लाख में फ्लैट खरीदूंगा और तुमको कितने में दूंगा, 60 लाख. मेरे को कितने का लॉस, 10 लाख. तुमको कितने का प्रॉफिट. या फिर अपन बोलेंगे देख वो बिल्डर को मैं जानता भी नहीं हूं और वो बिल्डिंग में फ्लैट बचा भी नहीं है, वैसे भी मैं जाके खरीद के लाता और तेरे को देता तो मेरे को 10 लाख का लॉस होता, तुमको 10 लाख का प्रॉफिट. ये ले 10 लाख रुपीज लेगा. ना तो मैं फ्लैट खरीद रहा हूं ना तेरे को बेच रहा हूं. अगर खरीद के बेचता तो भी फायदा कितना होने वाला था, 10 लाख का तुमको, और मेरे को नुकसान कितने को होने वाला था, 10 लाख. तो प्राइस डिफरेंस ले जा, ना तो मैं खरीदूंगा ना तेरे को बेचूंगा. 10 लाख का डिफरेंस ले जा, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव. शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. फ्यूचर्स बहुत सारे होते हैं, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है. सो ये सब जो भी है खाली जो प्राइस डिफरेंस में खेलते हैं दैट इज नोन एज डेरिवेटिव्स. इंटरेस्ट स्वैप्स होते हैं. सो बहुत सारे होते हैं. लेकिन कमिंग बैक टू दिस, वहां पे ओरली भी होता है, पर ये अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इन रिटर्न. वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होता है. शर्त लगाने में भी तो राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है ना, और ऑब्लिगेशन टू पे भी हो सकता है. हार गए तो ऑब्लिगेशन टू पे, जीत गए तो राइट टू रिसीव कैश. बट वो ओरली भी हो सकता है, ये ओरली नहीं हो सकता. इट मस्ट बी इन राइटिंग. और क्या लिखा है नंबर 2, अनकंडीशनल ऑर्डर. फिर क्या लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है, डेटेड. एनी लीगल डॉक्यूमेंट मस्ट बी डेटेड. बिना डेट के कोई भी डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है. सो जरा पहले डेफिनेशन लिखेंगे. राइट डाउन. नंबर 1 डेफिनेशन, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. कॉपी करो, जहां तक दिख रहा है वहां तक फटाफट कॉपी करोगे.
अभी लेक्चर अटेंड करो, वो सब टेंशन मत लो। वो ऐसा पूछता है तो मेरे को लगता है होली कब है, मेरे को तो शोले का डायलॉग याद आता है। रिंकज आया ना? हो गया लिख के? Yes, listen now. Features. Write these 4 features. ये चारों फीचर लिख दो। It must be in writing. Number 2, unconditional order. It must be in writing, unconditional order. Unconditional order. फिर क्या लिखा है? Amount must be certain. Amount must be certain. And it must be dated. Amount must be certain. It must be dated. तेरे कितने लेक्चर्स हो गए? जो आज का बचा खाली हुआ है तेरा बस आज का ही बचा है, मतलब एक दिन पीछे चलने का, सेम डे का सेम डे नहीं करने का। आज का काम कल, कल का परसों। चलो हो गया। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, अमाउंट मस्ट बी सर्टन एंड इट मस्ट बी डेटेड। तेरा तेरा प्रणव क्यों तू इतना पीछे क्यों है? वो क्या कारण हो गया? कुछ नहीं। अच्छा तो तू कम सो, थोड़ा 2-3 घंटा ही सो। हाँ तो अच्छा, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है? हाँ तो काम करते रहे तभी। ओके, मतलब आज तो तूने वो जिद पकड़ ली है। नाउ टर्म्स, टर्म्स तो अपन ने समझा ही दिया, खाली एक देख लो। ड्रॉवर का मतलब क्या है? क्या लिखा है? पर्सन हु ड्रॉज द बिल और गिव्स द ऑर्डर। वो कौन होता है? सेलर या बायर? सेलर। फिर उसके बाद क्या लिखा है? ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन। और जिसको ऑर्डर देते हैं ये कौन होता है? बायर है क्या सेलर? बायर होता है। लेकिन अगर मैंने बिल रमन को दे दिया या बिल डिस्काउंट करा दिया तो ड्यू डेट के दिन पैसा मेरे को मिलेगा या रमन और बैंक को मिलेगा? हाँ, आइदर अगर रमन के पास पड़ा है तो रमन को पैसा हम दिलवाएंगे, या अगर बैंक के पास चला गया तो पैसा किसको देने का? बैंक को। सो जिसको पैसा मिलता है उसको बोलते पे। क्या बोलते हैं उसको? अगर बिल मेरे पास ही पड़ा है तो मैं ही पे। आई वॉज द ड्रॉवर, आई वॉज द पे। लेकिन अगर बिल मैंने एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्स ही विल बी द पे, और डिस्काउंट करा दिया तो बैंक विल बी द पे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या लिखा है अपन ने? पे। पे का मतलब क्या है? पर्सन रिसीविंग मनी। ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? अगर बिल मेरे पास ही पड़ा है तो ड्यू डेट के दिन पैसा मेरे को ही मिलेगा। लेकिन मैंने एंडोर्स कर दिया रमन को तो ड्यू डेट के दिन मैं बोलूंगा मेरे ड्रॉवर को, बोलूंगा मेरे बायर को, बोलूंगा जिसने मेरे से गुड्स खरीदा है, मेरे कस्टमर को बोलूंगा पेमेंट दे देना रमन को। या अगर बिल मैंने डिस्काउंट करा दिया तो मैं बोलूंगा पेमेंट कर देना बैंक को। सो ड्रॉवर मे और मे नॉट बी द पे। अच्छा, और एक क्या लिखा इधर? अरे जिसने बिल एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट तो वही करेगा ना जिसपे बिल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉई जो हमारा गुड्स खरीदा, हमारा कस्टमर। तो ड्रॉई के लिए क्या लिखा है? एक्सेप्टर के लिए क्या लिखा है? पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। और ब्रैकेट में क्या है? Yes, drawee or acceptor are always the same person. So these are 4 important terms, but there are only 3 parties to bills of exchange. There are only 3 parties to bills of exchange: drawer, drawee and payee. क्या बोला मैंने? क्योंकि acceptor and drawee are the same person ना? So there are 3 parties to bills of exchange. Party number 1 is drawer. Party number 2 is drawee.
and party number 3 is pay. These are the 3 parties to bills of exchange. Chalo, karo copy terms. Copy this. अरे किधर गया रचित आज? रिजल्ट आ गया तो क्या मतलब? बोल, तुमको कितना आ गया स्मिथ? रचित आ गया क्या? 100 में से 100 फुल कितना आ गया उसको? तुम्हारा 93 आ गया और उसको रचित को कितना आ गया? 99। क्योंकि गुलू है तो 99 आना ही चाहिए उसको। उसको 92 आ गया तो फिर क्यों गुलू है? । 99.99 कुछ आता तो समझ में भी आता था। हाँ, क्या हो गया? 97। गुड। फाउंडेशन में लेके आ जा, ऑल इंडिया लेवल पे तेरा जर्नल में फोटो के साथ आ जाएगा। 100 आउट ऑफ 100, 3 कम रह गया ना, वो 3 ऐड करके लेके आ जा फाउंडेशन में। खाली पेन बराबर रख, तू वही पेन से लाइन वाइन बनाता होगा, बाद में एक पेपर लेके उसको साफ करने का। सो ड्रॉवर, ड्रॉई, एक्सेप्टर एंड पे। चलो ये भी हो गया। क्या हो गया? लॉ कंप्लीट करो। जो लेक्चर्स हो गया, कल लॉ का लेक्चर नहीं है, थोड़ा टाइम मिलेगा। कोई उनके यहाँ पे देयर वाज सम, मेरे को लगता है इमरजेंसी उनके इधर, किसी की डेथ हो गई एक्चुअली। सो सर वोंट बी टेकिंग टुमारोज लेक्चर। ऑफ कोर्स टाइम टेबल विल चेंज, वी विल सी टू इट दैट यू आर नॉट फ्री। 2 दिन तुमको लाइट जाने की वजह से थोड़ा आराम मिल गया है। आज भी सुबह लाइट नहीं थी, बट ठीक हो गया। चलो हो गया टर्म्स, ड्रॉवर, ड्रॉई, एक्सेप्टर एंड पे। नाउ कम टू रूल्स टू रिमेंबर। कुछ अपने को पॉइंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मालूम होने चाहिए। लिखो नंबर 4, हेडिंग दे दो रूल्स टू रिमेंबर। ये 8-10 रूल्स है, समझाते जाऊंगा मैं, फिर उसके बाद एंट्रीज पे आ जाऊंगा। रूल्स टू रिमेंबर, रूल्स टू रिमेंबर। स्मिथ 100 आ गया क्या? पूरा 100 में से 100 आ गया क्या? मैथ्स अकाउंट्स क्या आया तेरे को? 100 में से 100 आया तो मेरे को ऐसा लगता है कि फाउंडेशन में भी आएगा। रूल्स टू रिमेंबर। ना फॉर रूल्स टू रिमेंबर, सबसे पहला बिल। बिल इज, ये जो बिल है ना, इट इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। दिस बिल इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। मैंने तुमको गुड्स बेचा इसलिए बिल बना के दे रहा हूं, तुम साइन कर रहे हो ना। अगर गुड्स नहीं बेचा होता तो तुमको पेपर देता था कि तुम मेरे कस्टमर हो, तो 3 महीने के बाद 10,000 रुपए तुमको देने का ही है, तो तुम साइन करोगे क्या? You will not sign. So bill is always drawn for consideration. Bill is always drawn for consideration. Consideration.
सो कंसिडरेशन का मतलब है मैंने कुछ दिया है, उसके बदले में पैसा मांग रहा हूं। बाद में एक और बिल आएगा, एकोमोडेशन बिल। क्या आएगा? इसका जो सेकेंड पार्ट है टॉपिक का, एकोमोडेशन बिल, वहां पे बिल कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ नहीं होता है। अभी मेरे को और आदित्य दोनों को 2 लाख रुपया चाहिए, तो मैं एक पेपर पे लिखूंगा आदित्य इज माई कस्टमर एंड आई हैव सोल्ड गुड्स ऑफ 2 lakhs टू आदित्य विच ही विल पे मी आफ्टर 3 months, और मैं आदित्य को दूंगा और वो साइन मार के दे देगा, बोलेगा यस। फिर वो मैं बिल लेके जाऊंगा मेरे बैंक के पास और मैं बैंक को बोलूंगा देखो मेरा कस्टमर है, 3 महीने के बाद 2 लाख रुपया देने वाला, ये बिल आप खरीद लो, मेरे को आज ही दे दो, 1,98,000 दे दो। बैंक बोलेगा ठीक है, 2,000 मेरा इंटरेस्ट, बैंक मेरे को 198 दे देगा। कुछ गुड्स बेचा था क्या? नहीं। फिर वो पैसा लाने के बाद में हम दोनों बांट लेंगे आधा आधा। 198 आ गया, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हैव यू गॉट इट? दोनों हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में 3 महीना हो जाएगा। 3 महीने के बाद बैंक को पैसा देने का है। 3 महीने के बाद दोनों जमा करेंगे जितना पैसा हम लोग ने यूज किया था। 1 लाख रुपया मैं लाऊंगा, 1 लाख रुपया वो लाएगा, क्योंकि जो 2,000 रुपया डिस्काउंट लगा था वो दोनों का खर्चा। दोनों 1-1 लाख रुपया जमा करेंगे, फिर से बैंक में डाल देंगे। फिर आदित्य एक बिल बनाएगा, मेरे पास लाएगा, मैं साइन करके दूंगा, वो अपने बैंक में जाएगा अगले बार, फिर उसके बैंक से पैसा लेंगे। दिस इज वी आर अरेंजिंग फाइनेंस, वी आर अरेंजिंग फाइनेंस। उसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, टोपी लगाने का एक बैंक को दूसरे बैंक को। शॉर्ट टर्म लोन ही हो गया। शॉर्ट टर्म लोन हो गया, सस्ता लोन हो गया। मार्केट से लोन लेने को जाएंगे तो महंगा लोन मिलता है, बैंक से सस्ता लोन मिलता है, बैंक से सस्ता लोन मिलता है। दिस इज द वे ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। ये फाइनेंस अरेंज करने का तरीका है, इसलिए उसको नाम ही दिया है एकोमोडेशन बिल, जस्ट टू एकोमोडेट अस विद फाइनेंशियल। जो फाइनेंस अपने को फाइनेंस के लिए एकोमोडेट करते हैं, 2 फ्रेंड, दोनों को पैसे की जरूरत है, तो वो लोग फाइनेंस अरेंज करते हैं थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका नाम है एकोमोडेशन बिल। लेकिन ये पहला वाला जो है वो उसके लिए नहीं। इसमें तो बिल इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन फॉर सेलर ऑन द बायर और क्रेडिटर ऑन द डेटर। सो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एक बार रीड करना ना। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा अपन ने? सेलर ऑन द बायर और क्रेडिटर ऑन द डेटर, ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन। गुड्स बेचा, उसका पैसा मांग रहा, कुछ बेचा ही नहीं और बिल साइन करवा के बैंक से पैसा अरेंज करेंगे, वो एकोमोडेशन में आएगा, वो यहां पे नहीं आएगा। चलो कॉपी दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, बिल इज सकता है कि अकोमोडेशन बिल में बैंक से कम इंटरेस्ट पे लेकर किसी और को हाई इंटरेस्ट पे देते। तेरे पास पैसा आ गया फिर कुछ भी कर, तेरे पास पैसा आ गया उससे कुछ भी कर दे, को जो करने का कर, टाइम पे बैंक को चुका देना। उसको दिमाग ही चला, बोले ब्याज का धंधा करता हूं, बैंक से कम लेके ज्यादा, बीच में इंटरेस्ट कमा लिया, लगा लिया दिमाग मारवाड़ी। बैंक से लूंगा 1% पे, मार्केट में दूंगा 1.5%, आधा टक्का मेरा। हो गया लिख के? कुछ बोलना चाहता है? चलो हो गया क्या लिख के? बिल इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, सेलर ऑन द बायर और क्रेडिटर ऑन द डेटर। सो एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। अच्छा याद रखना, बिल इज वैल्यूलेस टिल इट इज साइन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉय। जब तक ड्रॉय उसको साइन नहीं करेगा, उसका वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं, और डेटेड भी होना चाहिए। टिल इट इज साइन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉय, उसका सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई वो बिल का कोई मतलब ही नहीं, जाके हम किसी को बेच ही नहीं पाएंगे। सो बिल इज वैल्यूलेस, क्या लिखा है? बिल इज वैल्यूलेस टिल इट इज साइन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉय। सो साइन एंड एक्सेप्टेंस इज मस्ट, कंपल्सरी। करो कॉपी। पॉइंट नंबर 2, bill is valueless, bill is valueless till it is signed and accepted by, till it is signed and accepted by drawing, till it is signed and accepted by drawing। चलो हो गया। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम लोग ने FIDC में ये कंफ्यूजन रखा था। क्या कंफ्यूजन है सुनो।
बिल रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, और कॉलेज बोलता था दोनों। कुछ कॉलेज रिजिड है, कुछ बोलते पर्सनल, कुछ बोलते रियल। क्लास में पढ़ाते जो तुम्हारा कॉलेज बोले। अगर कॉलेज बोलता है पर्सनल तो पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलता है कॉलेज। कॉलेज तुम्हारा रियल बोलेगा तो रियल, बट आई से इट इज अ रियल अकाउंट बिकॉज बिल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इट हैज टू बी रियल अकाउंट। विच अकाउंट? हाँ, वो कॉलेज ने 11th में जो भी बोला ठीक है, सुन लिया, अभी अपने को मालूम पड़ गया है, इट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, समझा क्या नहीं? जैसे पैसा एक से दूसरे के पास जाता है ना, बेरर, वैसे ही मैं एक से दूसरे को दे सकता हूं कि मेरे को तुमसे पैसा लेना है, ये लो, तुम ये रखो। हैव यू गॉट इट? सो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में रूल क्या अप्लाई होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट करने का, जाएगा तो एंट्री में क्रेडिट। सो एकदम क्लैरिटी के साथ क्या लिखा है? बिल इज अ, and the rule of debit what comes in and credit what goes out is applicable. लिख लो point number 3. Bill is a real account and the rule of debit what comes in and credit what goes out. Credit what goes out is applicable. दोस्त तू तो महाराष्ट्र डे का कल छुट्टी ले ही लिया, तो एकदम तो लेबर डे मना ही लिया, सीरियसली ले लिया। बोला लेबर डे है, मैं क्यों जाऊं? हाँ, तो एक तो बाकी रख दिया तूने आज का। हाँ, तो डेप्रिसिएशन आ गया देखो अच्छे से। डेप्रिसिएशन अटेंड किया ना, पूरा अटेंड किया क्या, या बीच में आया था? पूरा किया तो आ गया देखो, हो गया था। तो देख ले फिर, रिकॉर्डिंग देख ले, मतलब क्लास में सो गया था। अच्छा ओके। मैं बोला तेरे में ये एबिलिटी भी है कि तो ऐसा सो सकता है कहीं पे भी, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। चलो पहले अपने 3 पॉइंट हो गए। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? बिल इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, ड्रॉवर ऑन द, पहले बायर, सेलर ऑन द बायर और क्रेडिटर ऑन द डेटर। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 एंड नंबर 3 debit what comes in, credit what goes out is applicable. Now point number 4. Point number 4 करने के पहले जरा यहां पे देख लो ना, यहां पे देख लो, हम लोग ओरिजिनल पार्टी है। ओरिजिनली हमने गुड्स बेचा था और राम ने बिल साइन करके दे दिया। वो बिल हमने किसको दे दिया? और रमन ने किसको दे दिया? अभी ड्यू डेट के दिन राम का काम था, राम जाके सीधा पेमेंट किसको करने वाला था? बैंक को। लेकिन राम गया ही नहीं, ये गया ही नहीं, बोले मेरे पास पैसा नहीं है। अगर नहीं गया तो बैंक ये बिल किसके मुंह पे मारेगा? बोलेगा पकड़, तेरा बिल नहीं चाहिए। और रमन ये बिल किसको देके जाएगा? ये हमको देके जाएगा, हम लोग शाम में। और हम लोग ये बिल किसको देंगे? राम को देंगे। राम पलटी मारेगा, सामने मिरर है, बोले कोई नहीं पीछे, यू आर द मेन कल्प्रिट। ये बिल पे किसको करना था? बाकी सबके लिए तो बिल रिसीवेबल ही था, इसके लिए भी रिसीवेबल था, इसके लिए भी रिसीवेबल था, इसके लिए भी रिसीवेबल। ऑल पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल। ऑल पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट द ड्रॉइंग, एक्सेप्ट द ड्रॉइंग। फॉर ड्रॉ इट इज बिल्स पेएबल। बोलो बच्चों, समझा? सो ड्रॉई के अलावा बाकी सब पार्टीज के लिए ये रहेगा बिल्स रिसीवेबल। सो अपना पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट चल रहा है अभी अपना? पॉइंट नंबर 4। जरा रीड करो क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4 में मैंने।
Yes, all parties to the bill will call it as bills receivable except Roy, who will call it as bills payable. खाली ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल है. चलो करो कॉपी. चलो नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4 इज डन. ये सारे रूल्स है कंप्लीट हो जाएंगे. ये रूल्स बाद में अप्लाई होते रहेंगे प्रॉब्लम में. नाउ पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में मैं समझाऊंगा ड्यू डेट ऑफ द बिल. ड्यू डेट ऑफ द बिल. सुनो, मैंने आज एक बिल ड्रॉ किया. मैंने एक बिल ड्रॉ किया तुम्हारे पे. तुम मेरे कस्टमर, तुमको कुछ बताता है. आई एम द ड्रॉवर. आज की डेट है 1 मई 2026. Draw a bill on 1 May 2026 for 3 months. For 3 months. तो इसके डेज कैसे काउंट करेंगे हम लोग? बिल कभी ड्रॉ किया है 1 मई. मई को मत गिनना. जून, जुलाई, अगस्त, 1. क्या बोला? जून, जुलाई, अगस्त, 1. अगस्त 1 इज द ड्यू डेट. अगस्त 1 इज द, लेकिन 3 दिन का केस भी देना पड़ता है. 3 दिन ऐड करेंगे. 1 अगस्त के साथ 3 डेज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 अगस्त. 4 अगस्त को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट. क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ. सो यही अपने ड्यू डेट के साथ 3 डेज ग्रेस ऐड करने का. अपने 3 डेज ग्रेस ऐड करने का. वापस से बोलो, अगर 1 Jan 20 ग्रेस ऐड करने वाले ही ड्यू डेट ही चाहिए अपने को. 1 Jan 26 इससे 4 महीना आगे जाने का. 1 Jan 26 से 4 महीना आगे जाने का. तो बोलो जरा 1 Jan 26 से 4 महीने के लिए क्या बोलने का? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 1. 1 तारीख से 1 तारीख. फिर 4 डेज. दैट विल गिव यू अस 4 मई. हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन अगर ड्यू डेट वाले दिन आ गया पब्लिक हॉलीडे, ऑन द ड्यू डेट देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे. 2 अक्टूबर आ गया, 26 जैन आ गया, 15 अगस्त आ गया, ये पब्लिक हॉलीडे आ गई तो क्या करने का? एक दिन पहले, 1 day before. So if there is a public holiday on a due date, then take the earlier date as the due date. अगर 15 अगस्त है तो 14 अगस्त, 2 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर. लेकिन अगर सडन हॉलीडे आ जाए तो नेक्स्ट डे. सडन हॉलीडे का मतलब है उस दिन सपोज देयर इज अ फ्लड, हेवी रेनफॉल, सो हम नहीं वो बिल को ऑनर कर पाए. अब तो ये सब भी नहीं चलता, ऑनलाइन पेमेंट होता है. बट फिर भी चलो ठीक है, कोई भी सडन हॉलीडे आ गया, बैंक्स भी बंद है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सब जगह का इंटरनेट डाउन है, गूगल का प्रॉब्लम है, कुछ तो हो गया, देन इट विल बी नेक्स्ट डे. सो नेक्स्ट डे. इफ देयर इज सडन हॉलीडे देन नेक्स्ट डे. सो यहां पे अपना सब आ गया. पॉइंट नंबर 5 एक बार पहले रीड करना है बिफोर राइटिंग. पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा अपन ने? टू अराइव एट द करेक्ट ड्यू डेट 3 days ऑफ ग्रेस शुड बी एडेड टू द. हाँ, फिर क्या बोला हुआ है? हाँ, लीगल ड्यू डेट इज, शायद मैंने उल्टा बोल दिया. फिर आगे क्या लिखा है? ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ, देन टेक एग्जाम्पल. ड्यू डेट फॉल्स ऑन 15 अगस्त तो क्या करेंगे हम लोग? इन केस ऑफ सडन हॉलीडे क्या करेंगे? नेक्स्ट डे विल बी टेकन एज द ड्यू डेट. सडन हॉलीडे में नेक्स्ट डे और पब्लिक हॉलीडे में अर्लियर डे. चलो फिर फटाफट ये कॉपी करो. पॉइंट नंबर 5 तुम लोग ने पहले टॉपिक किया है, नहीं किया है, सबके लिए स्क्रैच से चालू करता हूं. और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं 12th स्टैंडर्ड का पूरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा. मेरे तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है,
बट इट विल बी देयर फॉर 20 डेज। 20 डेज के बाद निकल जाएगा। 20 डेज तक तुम्हारे पोर्टल पे पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा 12th का, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 डेज के बाद निकल जाएगा। तो स्मिथ कितना है? 98 है देखो। और उसको हीरो को कितना है? रचित को। कौन का नहीं मालूम? इसने बोला नहीं होगा तेरे को, बोला तो होगा, बताने को मना किया होगा। अरे चिन्मय का क्या हालचाल है? चिन्मय तो चुप ही है। चिन्मय मंडे से आ रहा है। चिन्मय कितना? 100 फुल। 94 मतलब जहर ही है इधर है सबसे आगे। कितना? 97 आया तेरे को? सब पीछे। 98 आया, स्मिथ को आ गया। हम लोग बोलते थे डिफिकल्ट है, उसमें क्या 97 98 तो आ गया। 2-3 मार्क की तो गया, क्या डिफिकल्ट है फिर? तो 3-3 मार्क किधर खा लिया? भूख लगी थी, ऑब्जेक्टिव्स में गया। हो गया क्या कंप्लीट? तुम्हारा कभी भी चेक इश्यू किया है तो वो पास कभी होता है जब तुम्हारे बैंक में पूरा पैसा होएगा, या सपोज 10,000 का चेक इश्यू बाकी है तुम लोग का, फटाफट लिखो। तुमने 10,000 का चेक इश्यू किया। सपोज आई इश्यूड चेक ऑफ 10,000, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपीज ही है, मैंने चेक तुम लोगों को दिया है, तो तुम्हारा चेक पास हो जाएगा या बाउंस होएगा? कभी बैंक ऐसा करेगा कि 5,000 दे देगा, बोला 5,000 बाद में लेके जाओ? चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि चेक को पास होने के लिए पूरा 10,000 रुपीज होना जरूरी है, बराबर ना? सो व्हेन द ड्रॉई मेक्स फुल पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, 10,000 का बिल था तो बिल भी ऑनर कभी होएगा? व्हेन द बिल विल बी ऑनर, जब फुल पेमेंट होगा। फुल पेमेंट होगा तो ही बिल ऑनर होएगा। सपोज 10,000 का बिल है, देयर इज अ बिल ऑफ 10,000 रुपीज। बिल कितने का है? 10,000 का। इसमें कुछ टाइमर सेट है, वो टाइम के हिसाब से अपना बंद होता है, बाद में देखना पड़ेगा क्या है। चालू कर।
अगर 10,000 का बिल मैंने इश्यू किया है, 10,000 का बिल ड्रॉ करके दिया है, तो ड्यू डेट के दिन तुम मेरे को 10,000 पूरा देना चाहिए। अगर तुम बोलोगे 5,000 अभी ले जाओ, 5,000 एक महीने के बाद देता हूं, तो पहले ओरिजिनल बिल तो डिसऑनर हो गया। ओरिजिनल बिल इज डिसऑनर। सो बिल इज सेट टू बी ऑनर्ड वेन एवर द ड्रॉई मेक्स फुल पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। देखो उस पर भी डालना पड़ेगा ना। सो देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है अपन ने, रीड करो जरा पॉइंट नंबर 6। Yes, when the drawee makes full payment of the bill on the due date, the bill is said to be honored. लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं दे रहा है तो बिल इज डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। जब बिल आया था तब क्या एंट्री पास की थी? बिल रिसीवेबल टू डेटर। डिसऑनर के लिए डेटर्स टू बिल रिसीवेबल। एंट्री को घुमा देंगे, उल्टा घुमा देंगे। चलो करो करो। When drawee makes full payment of the bill on the due date, then the bill is said to be honored. Then the bill is said to be honored. Bill is said to be honored. फिर उसके बाद then the bill is said to be honored। हो गया क्या सबका? लेकिन अगर 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 ड्रॉई फुल पेमेंट करने से रिफ्यूज करता है, द ड्रॉई रिफ्यूजेस टू मेक द फुल पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, तो क्या बोलोगे? बिल इज ऑनर्ड या बिल इज डिसऑनर्ड? बिल इज डिसऑनर्ड। वेन एवर द बिल इज डिसऑनर्ड, रिटर्न द बिल टू द प्रीवियस पार्टी। क्या था? बैंक के पास था तो बैंक ने किसको दिया? रमन को दिया। रमन ने हमको दिया, हमने राम को दिया। So whenever the bill is dishonored, return the bill to the previous party, and for drawee there is no previous party। previous party का मतलब है party from whom we have received the bill। बैंक ने बिल रमन से रिसीव किया तो रमन को देगा, रमन ने हमसे रिसीव किया था हमको देगा, और हमने किससे रिसीव किया था? राम, हम राम को देंगे। फॉर ड्रॉई देयर इज नो प्रीवियस पार्टी। सो अपना अगला पॉइंट जरा रीड करना है अपने को। पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? पॉइंट नंबर 7 पढ़ो क्या लिखा है। बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। और क्या लिखा है अपन ने? चलो छापो फटाफट। पॉइंट नंबर 7 क्या हो गया? ऐसा ठीक है, मैंने देवांग सर से सीख लिया। When drawee refuses to make full payment of the bill on the due date, then the bill is said to be dishonored। Then the bill is said to be dishonored whenever the bill is dishonored, return the bill to previous party, and previous party means the party from whom we have received the bill। सो पॉइंट नंबर 7 पॉइंट तक तो सीख लिया अपन ने।
चलो आगे देखो, नेक्स्ट। सबका हो गया कॉपी करके? यस, तुम लोगों का हो गया क्या? दूरदर्शन, वर्चुअल मीडिया। नाउ पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 सुन लो जरा। वो अगर बिल डिसऑनर हो गया, ये बिल डिसऑनर किसके पास हुआ था? बैंक के पास हुआ था। बैंक ने रिटर्न करने के पहले कोर्ट में गया, एक लॉयर को पकड़ा और बिल की नोटिंग करवा ली। बिल की क्या करवा ली? नोटिंग का मतलब है रजिस्टर करा दिया कि बिल डिसऑनर हो गया। आगे जाके अगर बैंक को पैसा रिकवर करने के लिए केस करना पड़े तो नोटिंग करवाना जरूरी होता है। ये एक लीगल प्रोसेस होता है। यू हैव टू डू द नोटिंग। उस पर स्टैंप लगता है, नोटरी पब्लिक स्टैंप मार के देता है, पैसा लेता है। और बैंक का लग गया 100 रुपया। Noting charges is always paid by the holder of the bill. Noting charges is always paid by the बोलो, ड्यू डेट के दिन ये बिल किसके पास था? बैंक के पास था, बैंक होल्डर था, तो बैंक ने जाके नोटिंग करवा ली। लेकिन ये 100 रुपया वो रिकवर करेगा प्रीवियस पार्टी से। वो किससे रिकवर करेगा? बैंक रमन से रिकवर करेगा। और रमन किससे रिकवर करेगा? हमारे से। हम किससे रिकवर करेंगे? तो एक्चुअली बाकी सब लोग तो रिकवर करेंगे, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस किसका बनने वाला है? वो दैट इज ड्रॉई। काम तो ड्रॉई है ना। सो नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? होल्डर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस इज पेड फॉर रजिस्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल। ये बिल डिसऑनर हो गया, रजिस्टर कराना पड़ता है। एक बिल मिला था, डिसऑनर हो गया है, आगे मैं लीगल केस करूंगा तो ये नोटिंग कराया हुआ मेरे को काम आएगा। मतलब लीगल एक्शन लेने के लिए पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। सो नोटिंग कराते ही ड्रॉई डर जाता है। नोटिंग कराते ही ड्रॉई डर जाता है, बोलता है आज ही तुमको आधा पैसा देने को तैयार हो और आधे पैसे के लिए और मेरे को प्लीज 2 महीने का टाइम दे दो। वो हमारे साथ सेटलमेंट करने पे आ जाता है, क्योंकि डर जाता है। लीगल केसेस सब डरते हैं। सो नोटरी पब्लिक के पास जाके जो पैसा लगा बैंक का वो रिकवर करेगा प्रीवियस पार्टी से। और ये एक्चुअली एक्सपेंसेस किसका है? ड्रॉई। बिकॉज ड्रॉई के लिए कोई प्रीवियस पार्टी है ही नहीं, बाकी लोग प्रीवियस पार्टी से रिकवर कर लेंगे। सो पॉइंट नंबर 8 जरा अपने को पहले रीड करना है। जो समझा है वो मैंने लिखवा के दिया है, पढ़ो क्या लिखा है। नोटिंग चार्जेस आर पेड टू रजिस्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल। Noting charges are paid by the holder of the bill, that is the person who had the bill on the, तो बैंक के पास था ना बिल, and it is to be recovered from the noting charges is an expense for the drawee। हाँ, ड्रॉई के लिए कोई प्रीवियस पार्टी है क्या? बैंक रमन से रिकवर करेगा, रमन हमारे से रिकवर करेगा, हम लोग राम से। राम के लिए कोई है क्या पार्टी पीछे? वही तो मेन कल्प्रिट है, उसी के वजह से तो नोटिंग चार्जेस का खर्चा आया। तो वो उसी के लिए एक्सपेंसेस है, उसके बुक्स में डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस। हम एक्सपेंस को डेबिट करते तो वो राम जो है वो डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस को, बाकी लोग तो सब रिकवर करेंगे। करो कॉपी। आईएससी बोर्ड का भी आ गया ना, आईसीएससी बोर्ड का 12th का। आईएससी 12th आईएससी है ना? कितना है तुमको? 12th आईएससी बोर्ड वाले कौन है? सीबीएसई बोर्ड का आ गया? सीबीएसई का भी आ गया? बाकी है? अच्छा, आईएससी का भी बाकी है फिर 12th का। क्या आ गया? सीबीएसई का बाकी है। आईएससी वाले 12th में भी ऐसा ही देते क्या? कुछ भी परसेंट 99 100 के ऊपर नहीं देते, वो बाकी रह गया 101%।
Noting charges are paid to register the dishonor of the bill. Noting charges are paid by the holder of the bill, that is by the person who had the bill on the due date, and it is to be recovered from the previous party. Noting charges is an expense for the drawee, because for drawee there is no previous party. For drawee there is no previous party. I have uploaded bills of exchange 12 standard lectures in CA Foundation batch. It will be there for 20 days. In 20 days, if you can complete the lectures, it will be useful. 20 days के बाद निकाल दूंगा मैं. मेरे तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, तुमको करना है. क्लैरिटी के लिए, अगर तुमने पहले नहीं किया, क्लैरिटी के लिए करना है, कर लोगे. मैं कोई असाइनमेंट भी क्रिएट नहीं करूंगा उसके लिए. फॉर 20 days you have, if you want you can do it. हो गया पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट. चलो, नोटिंग करते ही वो थोड़ा सा सेटलमेंट पे आ गया. बोला थोड़ा पैसा आज देता हूं, थोड़े के लिए नया बिल दे दो. तो हम लोग बोलते हैं अब नए बिल पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि तुमने ओरिजिनली 3 महीना ले लिया, अब और तुम टाइम मांग रहे हो, तो अभी एक्स्ट्रा जितना अमाउंट बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट लगेगा. सो इंटरेस्ट इज पेड बाय द ड्रॉई. Interest is paid by the drawee on the new bill for extended period. Interest is paid by the drawee on the balance. Balance के लिए नया बिल ड्रॉ होगा ना, और पीरियड भी एक्सटेंड हो जाएगा. वो ड्रॉई का एक्सपेंसेस है, ड्रॉवर को तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. ड्रॉई के लिए वो क्या है, ड्रॉई के लिए एक्सपेंसेस, एंड ड्रॉवर के लिए वो इनकम है. सो एक पार्टी का एक्सपेंसेस, दूसरे पार्टी का इनकम. सो पॉइंट नंबर 9 क्या लिखा अपन ने, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन द न्यू बिल फॉर डिले इन पेमेंट. वापस से क्या लिखा, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन, इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर होम, एंड इट इज एन इनकम फॉर. हाँ, ड्रॉई के लिए एक्सपेंसेस है, ड्रॉवर के लिए ये इनकम. करो कंप्लीट. चलो, ये पॉइंट भी हो गया. ये नोटिंग करवाने के बाद में वो सेटलमेंट पे आए. लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाद में नया बिल पे करने के पहले ड्रॉई हो जाता है इंसॉल्वेंट. ड्रॉई क्या हो जाता है, दिवालिया. वो बोलता है मारो पीटो जो करने का करो, पैसा तो नहीं है. सेकेंड बिल के ड्यू डेट का इंतजार करोगे या उसको डिसऑनर मानोगे. जैसे ही ड्रॉई इंसॉल्वेंट हुआ, अपने को मालूम पड़ा वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके बाद में वेट नहीं करना कि ड्यू डेट आएगा, वो किसी को नहीं देगा, मेरे को तो देगा, ऐसा मेरा दिल बोलता है. अरे फैक्ट्स और एविडेंस देखो, कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी को नहीं देने वाला. वो पहला वाला बिल डिसऑनर हो गया है. डोंट वेट टिल द ड्यू डेट. सो क्या लिखा है, अगला पॉइंट रीड करो सब लोग. डेट का इंतजार ही मत करना. जैसे बोला है ड्रॉ इज इंसॉल्वेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तुम्हारी ड्यू डेट आगे होगी तो भी वही डेट को जिस दिन मालूम पड़ा उसी दिन एंट्री पास कर दो, डिसऑनर की एंट्री पास कर दो. करो कॉपी. इफ द ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट, then the bill is treated as dishonored.
If the drawee becomes insolvent, then the bill is treated as dishonor. Then the bill is treated as dishonor. तुम लोग जल्दी बिल्स खत्म करो, फिर डिसोल्यूशन चालू होएगा तुम लोग को वहां पे डिसोल्यूशन करने का। जब मैं यहाँ पे डिसोल्यूशन पे आऊंगा तो तुमको कंप्लीट कर लेना उसके पहले पहले। तो 12th में 100 में से 100 लेके आ जाने का, बहुत सिंपल है। क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स भी रॉन्ग नहीं होंगे। तुम लोग ये लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स करोगे ना, तो जो दिक्कत 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आई है वो साथ में फाउंडेशन करने वालों को नहीं आती है। उनको बहुत कुछ मालूम रहता है। सो एग्जाम में थोड़ा सा जगल करते तो दे आर एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। कोई भी टॉपिक होने दो, वो शेयर्स का टॉपिक होने दो, पार्टनरशिप का होने दो, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। और 2.5 घंटे के अंदर उसके पहले पेपर हो जाता है, 2.25 घंटे के अंदर तो पेपर हो जाता है। फिर आराम से बैठे रहो, वापस से एक बार लिखोगे ना तो भी तुम्हारा मालूम पड़ेगा 45 मिनट्स में और 100 मार्क का लिख दोगे। इतने स्पीड में काम कर सकते हो। यू कैन क्रॉस चेक द एंटायर पेपर, इतना टाइम रहता है तुम्हारे पास। नाउ नंबर 11, हम लोग बैंक को बिल दे देते हैं बिफोर द ड्यू डेट। इमीडिएटली बिल आया, बैंक को दे दिया, बैंक ने मेरे को पैसा काट के दे दिया। 10,000 का बिल था, बैंक ने कितना दे दिया? 9,500। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, जो पैसा काटा ना वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, तो बिल डिस्काउंटिंग का रेट होता है। और वो इंटरेस्ट कहां से कहां तक कटेगा? सपोज मेरे पास आज बिल आया है, 4 महीने का बिल है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कटेगा ना। लेकिन मैंने 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ में बैंक में गया और बैंक से 1 महीने के बाद में बिल डिस्काउंट कराया, तो फिर कितने मंथ्स का हो जाएगा? और अगर 2 महीने के बाद में जाके पैसा लिया तो अभी 2 महीने के बाद बैंक को पैसा मिल ही जाएगा ना। सो बिल इज डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट बिल इज डिस्काउंटेड टिल द ड्यू डेट ऑफ द बिल। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट टिल द ड्यू डेट ऑफ द बिल। 4 महीने का बिल है, आज ही डिस्काउंट करा लिया तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 महीने के बाद डिस्काउंट करवाया तो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके ड्यू डेट कितना? 3 महीना ही बचा ना, 3 मंथ्स। तुम बोलोगे सर कुछ बोला ही नहीं, खाली डिस्काउंट का रेट दिया है, कोई डेट वेट नहीं बोला है। तो इन दैट केस, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू विल कैलकुलेट डिस्काउंट फॉर द फुल पीरियड ऑफ द बिल। सो ये जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। पॉइंट नंबर 11 रीड करो, क्या लिखा है? वेन एवर द बिल इज गिवन टू द बैंक बिफोर द ड्यू डेट and the amount collected from bank is less than the bill value, then the bill is said to be। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Discount is to be calculated from the date of discount till the, if date of discount is not given, then discount is calculated for the full period of the bill। करो 11th और 12th point, copy point 11th and 12th।
एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, बिल हमेशा हम लोग एंडोर्स करते हैं, हमको जिसको पैसा देना है, दैट इज बिल इज ऑलवेज एंडोर्स्ड ट्रांसफर टू क्रेडिटर. बिल इज ऑलवेज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर. Bill is always endorsed to creditor. चलो, दिस इज डन. सो ये कुछ पॉइंट्स है अपन ने लिखे हैं, ये पॉइंट्स अपने को हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में. लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस पे. वी विल कम टू ट्रांजैक्शंस. लिखो अगले लाइन पे एक लाइन छोड़ के लिख दो ट्रांजैक्शंस. लीव अ लाइन एंड राइट ट्रांजैक्शंस. एक लाइन छोड़ के लिखना ट्रांजैक्शंस. पेज को फोल्ड करो, मिडल पार्टीशन और मिडल क्रीज पे एक लाइन बना दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो पेज को. डिवाइड द पेज इन टू पार्ट्स. डिवाइड द पेज, बैलेंस पेज इन टू पार्ट्स. फर्स्ट साइड में लिखोगे बुक्स ऑफ सेलर, बुक्स ऑफ सेलर और ड्रॉवर. बुक्स ऑफ सेलर और ड्रॉवर. और दूसरे साइड में लिखोगे बुक्स ऑफ बायर, बुक्स ऑफ बायर और ड्रॉई. पहले बाजू बुक्स ऑफ सेलर और ड्रॉवर, एंड ऑन द अदर साइड राइट बुक्स ऑफ बायर और ड्रॉई. बुक्स ऑफ बायर और ड्रॉई. हो गया. इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे लिखोगे, ऑन इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फर्स्ट साइड में लिखोगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. रोमन 1 लिखना. रोमन 1 क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. ₹5,000. दूसरे बाजू लिखोगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 5,000. क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 5,000. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 5,000. दो लाइन खाली रख दो. कीप 2 लाइन्स ब्लैंक. दो लाइन ब्लैंक रख दो और लिख दो फॉर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल. कीप 2 लाइन्स ब्लैंक एंड इट्स अ कॉमन हेडिंग. फॉर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल. उसके नीचे भी 2 लाइन ब्लैंक. लीव 2 लाइन्स ब्लैंक बिलो दैट ऑल्सो. For drawing and acceptance of the bill. Drawing and acceptance of the bill. हो गया. फिर से 2 लाइन ब्लैंक रख दो. 2 लाइन ब्लैंक रखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट 2 के बाद 2 लाइन ब्लैंक रख दिया ना. फिर पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है? For retaining bill till the due date. For retaining bill. For retaining bill till the due date. For retaining bill till the due date. उसके नीचे भी 2 लाइन ब्लैंक. For retaining bill till the due date, leave 2 lines. पहले यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये. बीच में एक बार कैपिटल रेवेन्यू तो थियरी का पार्ट करा दिया मैंने. जो कैपिटल और रेवेन्यू करवाया तो वो तो थियरी टॉपिक था. अपने पहले यूनिट में 5th टॉपिक चल रहा है.
फिर उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 पे जाएंगे। यूनिट नंबर 2 में सिंगल एंट्री आएगा, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स आएगा, और एक आएगा एनपीओ। सो यूनिट 2 भी तुम्हारा 20 मार्क का तो है, 20 मार्क्स का है। फॉर रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट के बाद 2 लाइन छोड़ के लिख दो, फॉर रिटेन बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। फॉर रिटेन बिल, for retained bill honored on the due date. For retained bill honored on the due date, leave 2 lines. For retained bill honored on the due date, leave 2 lines. And below that, for retained bill dishonored on the due date. For retained bill dishonored on the due date. For retained bill dishonored on the due date. रिटर्न बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट के नीचे भी 2 लाइन खाली रखो। एंड पॉइंट नंबर 6, noting charges ₹10 paid to register the dishonor of the bill. Noting charges ₹10. Noting charges ₹10 paid. Noting charges ₹10 paid to register the dishonor of bill. Leave 2 lines below that. And point number 7. Point number 7. For charging interest on the new bill for the delayed payment, ₹30. For charging interest on the new bill, for delayed payment, for charging interest on the new bill for delayed payment, ₹30. हो गया। नंबर 8, for receiving cash and new bill. For receiving cash and new bill, 5,000 plus 10 plus 30 is equal to 5040. लिख के रखना ऊपर। For receiving cash and new bill, इसके नीचे 3 लाइन ब्लैंक चाहिए। Leave 3 lines blank below this. For receiving cash and new bill. और 3 लाइन्स ब्लैंक रखने के बाद हेडिंग देने के बाद नीचे 2-3 लाइन होगा तो ही हेडिंग देना अगला, नहीं तो अगले पेज पे चले जाओ। ऐसा मत करना हेडिंग इधर एंट्री अगले पेज पे। फॉर रिसीविंग कैश एंड न्यू बिल हो गया क्या लिख के? लीव 3 लाइन्स। और फिर पॉइंट नंबर 9, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट ऑन ड्रॉइज इंसॉल्वेंसी, 2 लाइन्स। यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन आगे पॉइंट नंबर 10 में। Second bill dishonored on Roy's insolvency, leave 2 lines. For receiving 50% in full and final settlement.
For receiving 50% in full and final settlement. 3 lines. ये मेरा फर्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज है. सेकेंड सेट ऑफ एंट्रीज आएगा डिस्काउंटिंग के लिए. थर्ड सेट ऑफ एंट्रीज आई विल एक्सप्लेन फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंड फोर्थ सेट ऑफ एंट्रीज आई विल एक्सप्लेन फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन. वी विल अपॉइंट बैंक एज एजेंट. तो मैं 4 सेट ऑफ एंट्रीज दूंगा. ये पहला सेट है. ये पहले सेट ऑफ एंट्रीज में 10 ट्रांजैक्शन है. मैंने ऊपर रोमन 1 लिखवाया तुम लोग से. फॉर रिसीविंग 50% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. For receiving 50% in full and final settlement. तुम लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करने को तैयार हो ना, तो अभी अपना पहला यूनिट खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को हर दिन पहले यूनिट का एक एक होम टेस्ट पेपर दूंगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट का सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चंस होगा. फर्स्ट यूनिट में क्या था? बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन, फिर आ गया डेप्रिसिएशन, फिर हाँ स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक रिकंसिलेशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अकोमोडेशन बिल. हर दिन का एक होम टेस्ट पेपर दूंगा. वो तुम लोग करते जाओ तो तुम्हारा क्या आएगा ना, कम से कम 10 होम टेस्ट पेपर हो जाएंगे ये 5 चैप्टर्स के. और वो सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के कलेक्शन ही दूंगा. मैं तुमको जो टेस्ट पेपर बना के दूंगा. Why I say home test paper? Because क्लासरूम में इतने टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाते. क्लासरूम में वीक में एक पेपर अकाउंट्स का, एक पेपर इसका अपने मैथ्स का, वही पॉसिबल हो पाता है. फिर अकाउंट्स के जगह पे आ जाएगा लॉ. अभी लॉ का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लॉ आ जाएगा. सो एक दिन में उतना ही, एक वीक में उतना ही पॉसिबल हो पाता है. लेकिन अगर होम टेस्ट पेपर्स देता हूं, नए क्वेश्चंस हर दिन तुम लोग करोगे, 5 पूरा 5 टॉपिक एक साथ करोगे तो वो 5 टॉपिक भूलने में नहीं आएगा. फिर जब सेकेंड यूनिट आ जाएगा तो साथ में सेकेंड यूनिट भी दे दूंगा. 2 यूनिट एक साथ तुम लोग करोगे. तुम लोग इतना सारा याद रखने का मतलब है एग्जाम में पासिंग की श्योरिटी हो जाती है, मार्क्स की श्योरिटी हो जाती है. नहीं तो लास्ट में क्या होता है, पहले वाले टॉपिक्स भूलना चालू कर देते हैं. एक सब्जेक्ट ऐसा है कि एक सब्जेक्ट का अपने को प्रेशर खत्म हो जाएगा. वी कैन यूज दैट टाइम इन अदर सब्जेक्ट्स. सो मैं 5 क्वेश्चंस का बना के तुमको दूंगा. 5 क्वेश्चंस नहीं, ये 5 टॉपिक का पेपर बना के दूंगा, जिसमें ट्रू और फॉल्स भी होगा, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी होगा, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे. सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर्स पब्लिश करूंगा. वो आंसर्स में चेक कर लेने का तुम्हारा सॉल्यूशन राइट है क्या रॉन्ग है. रॉन्ग है तो वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लेने का. इफ यू मेड अ मिस्टेक देन सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन, बिकॉज दैट इज द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा. ये सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है. हो सकता है तुम्हारे पेपर में उन्हीं में से कुछ आ जाए. नाउ सी हियर ट्रांजैक्शंस. पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहला नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ये अपना सेक्शन 1 है. सेक्शन 1 का पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो. क्या लिखा अपन ने? बोलो. जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स बेचते तो एंट्री क्या पास करते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया, बराबर से बोलो जरा. डेटर्स अकाउंट डेबिटो सेल्स लिख लो. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अभी डेटर से मांगा था पैसा, लेकिन उसने क्या दे दिया? उसने बिल दे दिया. ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, तो उसने एक्सेप्ट करके बिल दे दिया ना. अगर कैश आता डेटर से तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर. लेकिन डेटर के पास से क्या आ गया? बिल आ गया. तो बोलो क्या एंट्री बनेगी? लिख दो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट $5,000 का ही होएगा ना बिल भी. सेल अगर 5,000 का किया है तो डेटर से 5,000 ही तो वसूल करना है. अभी वो बिल अपने पास पड़ा हुआ है. अभी वो बिल अपने पास पड़ा है और हम लोग
3 महीने तक अपने पास ही रखेंगे, ना तो वो बैंक को देंगे डिस्काउंट करेंगे, ना एंडोर्स करेंगे, ना एजेंट को देंगे कलेक्शन के लिए, वो अपने पास ही पड़ा रहेगा। तो पड़े रहने की कोई एंट्री नहीं आती। अगला हेडिंग क्या दिया अपन ने? हाँ, तो बिल अपने पास ही पड़ा रहेगा, अपने पास पड़ा रहेगा, उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सो राइट हियर नो एंट्री, नो एंट्री। फिर उसके बाद अब ड्यू डेट आ गई। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4 में? हाँ, ड्यू डेट के दिन हमारा डेटर आया, पैसा देके चला गया। पैसा आ गया ना? पैसा आ गया और हमने उसको बिल दे दिया कि तेरा साइन किया हुआ पेपर रख तेरे पास। तो अपनी एंट्री आएगी, कम्स इन गोज आउट। क्या एंट्री बन जाएगी? जोर से बोलो जरा। लिख दो, लिख दो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो क्या अमाउंट क्या है? 5,000। हाँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 हो गया लिख के। आगे बोलो अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगर रिटेन बिल डिसऑनर हो जाएगा तो अपन लोग उसके मुंह पे बिल फेंकेंगे ना। उसके मुंह पे बिल फेंकने का मतलब है ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। जब उससे बिल मिला था तो एंट्री क्या पास की थी अपन ने? और अभी मुंह पे मारने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? क्या बोलोगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट हो बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री उल्टी कर देंगे हम लोग। देखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 5,000 का बिल था, इट्स डिसऑनर्ड। हाँ, ये हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग गए नोटरी पब्लिक के पास और बिल का नोटिंग करवा लिया, डिसऑनर का नोटिंग करवा लिया कि हमारा बिल डिसऑनर हो गया है। तो अपने पास से पैसा लगा होगा ना? कितना रुपया लग गया? 10 रुपीज। ये अपना एक्सपेंसेस नहीं है, हम लोग रिकवर करेंगे। किससे रिकवर करेंगे? हम लोग हमारे डेटर से रिकवर करेंगे, ये अपना एक्सपेंसेस है ही नहीं। सो जब हम लोग नोटिंग चार्जेस पे करते तो हम लोग बोलते हैं डेटर से रिकवर करना है। हम तो डेटर के बिहाफ पे दे रहे हैं, ये उसके वजह से लग रहा है। So we will recover from our debtor. So my entry will be debtor account debit to cash. Debtor account debit to cash. अब तो बैंक भी हो सकता है। पहले बोलते थे 10 रुपए का थोड़ी कोई चेक देगा, लेकिन तो अब तो जीपे आता है ना, डेटर्स टू कैश पेमेंट। जीपे किया तो पैसे अपने बैंक से ही गया ना। अच्छा, फिर वो आगे आगे नेक्स्ट क्या है? अब वो घबरा गया, वो डर गया, बोलता है मैं थोड़ा पैसा आज देता हूं, थोड़ा पैसा डिले करूंगा, थोड़े पैसे के लिए मेरे को एक बिल और मैं बना के तो मैं साइन करने को तैयार हूं। तो हमने बोला ठीक है, जो पैसा आज दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी डिले होने वाला है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 30 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो वो इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? इनकम डेबिट करते कि क्रेडिट? और ये पैसा लेना किससे है? डेटर। तो अकाउंट फॉर करेंगे, पैसा तो बाद में मिलेगा। अकाउंट फॉर का मतलब है एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी डेटर के नाम पे चढ़ा देने का, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर।
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 30 रुपीज। ये भी हो गया। अभी डेटर से अपने को बिल का 5,000 रुपया लेने का है, नोटिंग चार्जेस का कितना लेना है और इंटरेस्ट का कितना लेना है। तो अपने को लेने का है 5,000 प्लस 10 प्लस 30 मिलके कितना हो गया 5040। इसमें से थोड़ा पैसा वो कैश में देगा और थोड़े पैसे का नया बिल देगा। अब कितना कैश कितना नया बिल, जो कैश में मिलेगा बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो बिल मिलेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और मिलेगा किससे डेटर से। सो मेरी एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन ये कैसे मिलेगा, बिल का अमाउंट कितना था टोटल, तो 5,000 में से वो 2,000 कैश दे रहा है और 3,000 का नया बिल, समझा। नोटिंग चार्जेस कितना है वो कैश में दे रहा है और इंटरेस्ट कितना वो बिल के साथ ऐड कर दिया। तुम बोलोगे सर ये ऐसे ही रहने वाला है, नहीं, हर प्रॉब्लम में बोला रहेगा कि बिल के साथ कैश आने वाला या नोटिंग चार्जेस आने वाला है। या कभी कभी ऐसा भी होता है 2,000 कैश, नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट ऑल्सो इन कैश और बैलेंस 3,000 के लिए नया बिल। वो इंफॉर्मेशन अपने को देंगे। ये ब्रेकअप जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ये हर प्रॉब्लम में दिया रहेगा। सो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 प्लस 10, bills receivable account debit 3,000 plus 30 to debtors 5040। सर डिसोल्यूशन चालू हो गया, डिसोल्यूशन तो फिर कौन सा मुहूर्त आना है। हाँ, मुहूर्त का इंतजार नहीं करना। कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। चलो बच्चों हो गया। कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में क्या दिया है। अभी ये सेकेंड बिल अगर सेपरेटली देखो तो एंट्री यही बनी है ना, बिल रिसीवेबल टू डेटर्स 3030। तो सेकेंड बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या बनेगी डेटर्स टू बिल रिसीवेबल। ये एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा ना 3030। देखो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3030। ये लो बिल तो डिसऑनर कर दिया, लेकिन अब हम लोग डेटर के पास गए रिकवरी करने को और अपने को 50% पैसा मिल गया और 50% डूब गया। जो 50% मिल गया उसको बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ गया 1515। जो 50% डूब गया उसको बोलेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। $1515 to debtors। अभी कॉलेज भी जल्दी खुलेगा क्या, जून, हाँ वही सेम डेट ना। अभी तो एडमिशन होएगा तुम्हारा, नॉर्मल बीकॉम ज्वाइन करना, कोई बैफ फेफ मत कर लेना, बैफ बीबीआई कुछ मत करना, नॉर्मल बीकॉम। अपने को लगता है नॉर्मल बीकॉम तो क्या है, कुछ नहीं है, बाकी भी वही है, बाकी में भी कुछ नहीं है। दूसरे साइड जाओ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 5,000। बोलो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या पास करना है।
परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. Purchasers account debit to अब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करके उसको बिल दे दिया, क्रेडिटर को कैश दे दिया तो एंट्री क्या पास करते थे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. लेकिन क्रेडिटर को क्या दे दिया अपन ने, लेकिन ये अपने लिए रिसीवेबल है क्या पेएबल है, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. फिर उसके बाद में आ गया फॉर रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट. कोई एंट्री नहीं, दोनों ही एंट्री नहीं पास करेंगे. वो रिटेन तो वैसे भी हम नहीं कर रहे, जिसके हाथ में बिल है वो रिटेन कर रहा है. हाँ, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 4. क्या बोल रहे हो, फॉर तो पेमेंट कर दिया मैंने, पेमेंट कर दिया, बिल के सामने पेमेंट कर दिया, कैश चला गया, क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट अमाउंट. फिर उसके बाद अगली हेडिंग है नंबर 5. क्या लिखा है अपना, डिसऑनर्ड का मतलब है ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी. जब बिल देने की एंट्री क्या पास की थी अपन लोग ने, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, एंट्री क्या बन जाएगी, हाँ, सो ये एंट्री उल्टी कर देने का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. बिल्स पेबल कैंसिल हो जाता है, फिर से क्रेडिटर अकाउंट आ जाता है बुक्स में 5000. अब वो सेलर है ना, जाके नोटिंग करवा दिया बिल का, नोटिंग करवा दिया तो अपने से पैसा मांगेगा ना. उसने क्या एंट्री पास की थी नोटिंग करवाने की, हाँ, तो हम बोलते कैश तो उसने दिया लेकिन एक्सपेंसेस तो अपना है. सो एक्सपेंसेस अपना है तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. उसने कैश दे दिया तो अपने को उसको देना पड़ेगा ना. एक्सपेंसेस तो अपना है, कैश उसने दे दिया तो अपने को उसको देना पड़ेगा. तो एंट्री बन जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 10 रुपीज. समझा गया तुम लोगों को, बोलो आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा है. उसके लिए अगर इंटरेस्ट है, इनकम है तो अपने लेके आए, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, लिख दो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. अभी उसने कैश और न्यू बिल रिसीव किया, हमने दिया वही तो रिसीव किया. सो हमने दिया है वो उसने रिसीव किया, तो देखो देने के लिए क्या एंट्री पास किया अपन ने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल. वो वहां पे जो कैश डेबिट था यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया, वहां पे जो बिल रिसीवेबल डेबिट था यहाँ पे बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया. लिख दो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, रिफ्लेक्शन है, मिरर एंट्री है, वो पहली एंट्री का ही रिफ्लेक्शन है. लिख दो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5040 टू कैश टू बिल्स पेबल, 30
3030। अभी ये जो बिल की एंट्री बनी है, अगर मैं ये एंट्री में बिल की एंट्री को सेपरेट करूं तो एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। अब ये बिल अगर इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्या एंट्री बन जाएगी? 3030। तो अगला ट्रांजैक्शन वही है, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3030। बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, बच्चों समझ गया क्या? और वो बोलता है रिसीविंग 50% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो रिसीव कर रहा है, हम ही तो पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, वो हमारे पास से ही तो लेके गया है। 3030 के सामने हम लोग कितना दे पाए? 1515 दे पाए, कितना नहीं दे पाए? 1515 जो नहीं दे पाए उसके लिए तो बैड डेट्स हुआ, लेकिन अपनी डेफिशिएंसी तो उसका बैड डेट्स होगा ना, हम नहीं दे पाए तो हमारी डेफिशिएंसी। So to deficiency account, creditors account debit to cash to deficiency account, creditors account debit to cash to deficiency account। समझ गया क्या? अभी सेकंड सेक्शन चालू करेंगे। सेकंड सेक्शन रोमन 2 लिखना और हेडिंग दे दो, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। Discount charges ₹100, 3 lines। तीन लाइन ब्लैंक रख दो उसके नीचे, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। बोलो बच्चों, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक डिस्काउंट चार्जेस ₹100। तीन लाइन रख दिया। अभी बिल रिटेन नहीं कर रहे, हम लोग को बिल मिला, हम लोग ने डिस्काउंट करवा दिया। पहली एंट्री डेटर्स टू सेल्स, दूसरी एंट्री रिसीविंग ऑफ द बिल, बिल रिसीवेबल टू डेटर, लेकिन आप बिल अपने पास नहीं रख रहे, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट करा रहे। तीन लाइन रखा, फिर वो डिस्काउंट किया हुआ बिल या तो ऑनर होगा या डिसऑनर। फिर उसके नीचे लिख दो, फॉर डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, 2 लाइन्स। Number 2, for discounted bill honored on the due date. For discounted bill honored on the due date. Honored on the due date, 2 lines. 2 lines. फिर for discounted bill dishonored on the due date, 2 lines. For discounted bill dishonored on the due date, 2 lines. Discounted bill honored on the due date, 2 lines. Dishonored on the due date, 2 lines. और फिर लिखोगे फॉर नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, फॉर नोटिंग चार्जेस paid by bank, for noting charges paid by bank ₹10, 2 lines. Noting charges paid by bank ₹10, 2 lines.
मैं एंडोर्समेंट का भी हेडिंग्स दे देता हूं, एंडोर्समेंट के भी हेडिंग्स लिख लो। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल टू क्रेडिटर, सबके नीचे दो दो लाइन रखते जाना। दिस इज सेक्शन नंबर 3, दिस इज थर्ड सेक्शन। सबके नीचे दो दो लाइन रखते जाओ। फॉर एवरी हेडिंग कीप 2 लाइन्स। चार ट्रांजैक्शंस है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू क्रेडिटर, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, एंडोर्स बिल पहला ऑनर्ड है, दूसरा डिसऑनर्ड है। फिर नोटिंग चार्जेस, फॉर नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी, फॉर नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी, noting charges paid by endorsee. For noting charges paid by endorsee. तुम लोग के क्वेश्चन चालू हो गए क्या? उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया मैंने, एंट्री सब हो गई, वर्किंग। So 16 या 17 क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा, वर्किंग भी सीख लिया तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए फिर। So वर्किंग के भी आगे मतलब सब क्वेश्चन सॉल्विंग ही चल रहा था। खाली वो जो एक दो डिफरेंट एंट्रीज आ रही थी जो बैंक टू कैश जो हमने पे कर लिया था। हो गया? चलो एक ब्रेक ले लोगे, ब्रेक के बाद में पहले ये एक सेक्शन तो कर लिया हम लोग ने, ये 2 सेक्शन कराऊंगा, कुछ पॉइंट्स और है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी करवा दूंगा। सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर ब्रेक आई एम कंटिन्यूइंग चैप्टर। और कल 11:15 से लेके 1:15 तक टेस्ट रहेगा तुम्हारा। टुमारो 11:15 to 1:15, उसके बाद लेक्चर होगा। हाँ तेरा एक मिनट, 4:30 we will start again at 4:30.